दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है तुलनात्मक राजनीति तथा सरकार के संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम तुलनात्मक राजनीति यानी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये कथन मेटलैंड का है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर इस शब्द की अनिश्चितता और पूर्वानुमान न कर पाने की क्षमता को लेकर मेटलैंड ने कहा कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। अगला प्रश्न है, हाब्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है प्राकृतिक कानून, दैवी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर प्राकृतिक कानून। दोस्तों, हाब्स कहता है कि प्राकृतिक कानून बुद्धि द्वारा खोजा गया आदेश है जिसका उद्देश्य आत्म परिरक्षण है। कोई भी ऐसा कानून जो व्यक्ति के जीवन को संकट में डालता हो उसका उल्लंघन किया जा सकता है। और हाब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून ऐसे कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है जो कि लोगों के जीवन को हरण करने वाला हो। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है। तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, ये सही नहीं है। तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है, सही है। तुलनात्मक राजनीति इस विरोधाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है, सही है। और तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर हैं। तो केवल और केवल कथन एक आपका सही नहीं है। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना नहीं करती बल्कि वे तथ्य अवश्य प्रस्तुत करती है जिसको अपनाकर कोई भी शासन प्रणाली और बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके। तुलनात्मक राजनीति में अभी तक आदर्श राज्य का कोई स्वरूप नहीं प्रस्तुत हुआ है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्थापरकवाद इस तथ्य से सीमित है कि, आप देखिए इसमें कूट के आधार पर आपको निर्णय लेना है कि कौन सा सही उत्तर है। शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं। सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती। सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन आपके सही हैं? तो सही उत्तर 2 और 3 कि सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती और सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता। ये आपका ऑप्शन बी सही है। तुलनात्मक राजनीति के संस्थापरक दृष्टिकोण के अनुसार जो निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होने के साथ साथ निर्धारित भी होते हैं। अन्य कथन आपके सही हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि इसमें 2 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उद्देश्य और लक्ष्य इस प्रकार हैं: दार्शनिक गंतव्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, व्यवहारिक उपयोग के गंतव्य और शासन नीति में प्रयोग के लक्ष्य। तो ऑप्शन डी आपका सही है, सभी आपके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में उपेक्षा हुई है किसकी? ऑप्शन है, देखिए, सरकारों के अध्ययन की, आनुभविक अनुसंधानों की, संस्थाओं के वर्णन की या संविधानों की तुलना की। तो सही उत्तर इसमें ये है कि इसमें आनुभविक अनुसंधानों की उपेक्षा हुई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में आनुभविक तथ्यों पर जोर नहीं दिया गया और तथ्यों के सुनिश्चित परिमाणन का अभाव रहा। पारंपरिक या परंपरागत उपागम में सरकारों का अध्ययन, संस्थाओं का वर्णन तथा संविधानों की तुलना पर बल दिया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति से। एक कथन है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं। ये कथन किसका है?
तो ये कथन जी.के. रॉबर्ट्स का है। याद रखिएगा, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ नहीं, ये प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जी.के. रॉबर्ट्स का कथन है। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति विभिन्न परिवेश और विभिन्न देशों में राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसके अध्ययन के विषय वस्तु को लेकर हमेशा संशय बना रहता है कि ये केवल राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन है या इनमें राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास आदि विषय को शामिल किया जाए। और इसी विषय वस्तु के संदर्भ में जी.के. रॉबर्ट्स ने अपने शोध कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे में लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने किस राजनीतिक व्यवस्था को शामिल नहीं किया है? ऑप्शन है महाद्वीपीय यूरोपियन राजनीतिक व्यवस्था, गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था और साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था। तो यहाँ पर आप जान लीजिए, आमंड ने राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक प्रणाली, विकासशील प्रवृत्ति आदि के आधार पर जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको जिन भागों में बांटा है उनमें आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था आप देख सकते हैं, महाद्वीपीय यूरोपियन राजनीतिक व्यवस्था, गैर पाश्चात्य या अपश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था तथा आंशिक पूर्व औद्योगिक या साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था में बांटा है। सर्वाधिकारवादी व्यवस्था आमंड के राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा भी गया है। और ये जान लीजिए, शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सैद्धांतिक आधार शक्तियों का पृथक्करण है, जो शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियों के वितरण से संबंधित है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ ये है कि शासन की शक्तियाँ, दायित्व और नियंत्रण किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथों में केंद्रित न रहें, बल्कि वे शासन की विभिन्न शाखाओं में बंटे हों और ये शाखाएं एक दूसरे से स्वाधीन हों, तभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। अगला प्रश्न एक कथन है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है, ये किसने कहा है? तो सही उत्तर है एम. कर्टिस। प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक और विचारक एम. कर्टिस का कथन है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। दोस्तों, वर्तमान समय में तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं जैसे संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, एकात्मक, निर्णय निर्माण प्रक्रिया, शक्ति संरचना और शासन प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इसमें राजनीतिक विकास, राजनीतिक सामाजिकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। और इसके महत्व को देखते हुए एम. कर्टिस ने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या हॉब्स? तो सही उत्तर अरस्तु। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रणी विचारक अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन के अध्ययन में 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और इसके बाद अरस्तु ने यूनान के लिए अपेक्षाकृत बेहतर शासन प्रणाली की रूपरेखा बनाई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर अरस्तु के द्वारा। दोस्तों, सबसे पहले अरस्तु ने सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अरस्तु के वर्गीकरण का आधार ये था कि क्या किसी देश में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में रहती है, गिने चुने लोगों या फिर बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में रहती है। और अरस्तु का उद्देश्य इस वर्गीकरण के आधार पर आदर्श शासन प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करना था। यद्यपि अरस्तु से पहले प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो है स्टेट्समैन में राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया था, लेकिन अरस्तु को सबसे पहला वैज्ञानिक और व्यवस्थित वर्गीकरण का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक सरकार जो है, इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं, सीमित शासन, व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर इस आधार पर ऑप्शन डी हो जाएगा।
संवैधानिक सरकार के जो लक्षण हैं उसमें सीमित शासन, स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा और इसके अलावा संपत्ति के अधिकार, अनुबंध की स्वतंत्रता, कानूनों का समान संरक्षण और संविधान के आधार पर शासन और संविधान का पालन, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? ऑप्शन है परिवृत्तियों की समस्या, धार्मिक मतभेद की समस्या, वैचारिक संरचना की समस्या या भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या। तो सही उत्तर धार्मिक मतभेद की समस्या दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख समस्याओं में प्रत्ययों की रचना और परिभाषा, अमूर्तीकरण के स्तर और वर्गीकरण, तथ्य एकत्रीकरण, मानकों, संस्थाओं और व्यवहार में अंतर संबंध की समस्या, पृष्ठभूमि प्रवृत्तियों की समस्या है और आप जान लीजिए धार्मिक मतभेद की समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनैतिक विकास का साधन है क्या? राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता और राष्ट्रीयता की भावना राजनीतिक विकास के साधनों में शामिल हैं। राजनीतिक विकास के जो साधन हैं उनमें ऐतिहासिक अध्ययन, विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, आदर्शवाद और यथार्थवाद की प्रायोगिक समीक्षा, प्रभावी राजनीतिक दल, प्रभावशाली नेतृत्व यानी क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीय भावना और कूटनीतिक दक्षता, ये सभी शामिल होती हैं। तुलनात्मक राजनीति के बाद आइए सरकार के संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या है? तो आप सभी ने समाचारों में भी इस शब्द को देखा होगा, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के क्रम में पढ़ा है कि त्रिशंकु संसद का अर्थ ये होता है कि संसद में जब किसी दल का बहुमत नहीं हो तो ऐसी व्यवस्था को त्रिशंकु संसद कहते हैं। आम संसदीय चुनाव के बाद जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति को त्रिशंकु या लटकती हुई संसद कहा जाता है। इसका परिणाम होता है चुनाव के बाद मिलीजुली या गठबंधन सरकार की स्थापना या फिर पुनः नए निर्वाचन की घोषणा। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अल्पतंत्र का लौह नियम या आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये रॉबर्ट मिचेल्स का सिद्धांत है और ये सिद्धांत उन्होंने अपनी कृति पॉलिटिकल पार्टीज में प्रस्तुत किया है। उन्होंने जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट किया कि समाज में जो भी संगठन हो उसका नेतृत्व गिने चुने लोगों के हाथ में होता है। उनके अनुसार लोगों का बहुत बड़ा भाग सुस्त, उदासीन और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। शातिर लोग इस स्थिति का लाभ उठाकर नेतृत्व प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है डनिंग, गैटिल, फास्टर या कोकर। तो सही उत्तर कोकर। दोस्तों फ्रांसिस विलियम कोकर ने अपनी कृत रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक्विनास के बारे में कहा है कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कानून विषयक विवेचन उसकी महान देन है। और आप जान लीजिए कि सेंट थॉमस एक्विनास, जिसका समयकाल 1225 से 1274 रहा, मध्यकाल का महानतम विचारक था। फोस्टर ने उसे संसार के क्रमबद्ध दार्शनिकों में स्थान दिया है। उसके अनेक विचारों में कानून संबंधी विचार महत्वपूर्ण है और एक्विनास ने कहा, कानून विवेक का वो आदेश है जिसे लोकहित के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने प्रख्यापित किया हो जो समाज के कल्याण के लिए उत्तरदायी हो। उसने कानून को 4 भागों में बांटा है, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैविक कानून और मानवीय कानून। एक्विनास राजा को विधि निर्माण की शक्ति केवल लौकिक विषयों पर ही देता है, आध्यात्मिक विषयों में राजा के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखता है, उसे वह दैविक कानून का अंग मानता है। उसके अनुसार कानून संबंधी विचारों पर टिप्पणी करते हुए कोकर ने अपनी पुस्तक रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी में लिखा है कि राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन उसकी महानतम देन है। एक विचारक हैं फोस्टर, आप देखिए उनका कहना है कि एक्विनास मध्य युग का एक सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न दार्शनिक था जो मध्य युग के समग्र विचार का प्रतिनिधित्व करता है। और मैक्सी कहते हैं एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है
ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में संसद पर कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। दोस्तों आप जान लीजिए, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। अपने बहुमत के बल पर ही मंत्रिपरिषद का संसद पर वर्चस्व स्थापित होता है और सामूहिक उत्तरदायित्व तथा व्हिप जारी करना जैसे प्रावधानों की वजह से संसद कैबिनेट पर नहीं बल्कि कैबिनेट संसद पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी है। आप जान लीजिए कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटेन में राजा के पास वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर तो है, पर उसका उपयोग साम्राज्ञी ऐन के समय से नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकार का विभाजन होता है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं ये कथन रैमजे मेयर का है। रैमजे मेयर की पुस्तक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड। इसमें उन्होंने नौकरशाही की तुलना फ्रैंकेस्टीन दानव से की है, जो अपने सृजनकर्ता को ही खा जाता है, और उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है या नौकरशाही फलती फूलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस या बजट पर चर्चा। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण ये संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है। संसदीय साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रत्येक वर्ष सदन का सत्र प्रारंभ होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त सभा के समक्ष अभिभाषण करते हैं। इस अभिभाषण का उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करना है, और राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय नियंत्रण विधि के अंतर्गत नहीं आता, और न ही इस अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या निर्वाचकगण? तो सही उत्तर है संसद। दोस्तों, कानूनी संप्रभुता का संबंध उस संस्था से है जिसे अंततः कानून निर्माण का प्राधिकार प्राप्त है। तो भारत में कानून निर्माण के लिए अंतिम रूप से संसद उत्तरदायी है, इसलिए कानूनी प्रभुसत्ता इसी के पास है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कौन सा है? तो आप जान लीजिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो स्वरूप है वो आप देखिए गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारत कई राज्यों का एक संघ है, यानी यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, और आप देख लीजिए संसदीय शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि भारतीय संसद का प्रमुख लक्षण है। इस तरह से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय है। संघात्मक संविधान के अंतर्गत दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की जा सकती है, एक तो संसदीय और दूसरा अध्यक्षात्मक। भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की है, और गणतंत्र यानी लोकतंत्र शब्द इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, और ये निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। और एक संघात्मक संविधान में सामान्यतया जो आवश्यक तत्व हैं वो शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संविधान संशोधन की कठिन प्रक्रिया और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। संघात्मक संविधान के ये सभी लक्षण और आवश्यक तत्व भारतीय संविधान में विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य। तो दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन में जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध नहीं पाया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य या अध्यक्ष विधानमंडल के अंग नहीं होते। विधानमंडल उसके कार्यकाल में उनको पद से हटा नहीं सकती। कार्यपालिका भी विधानमंडल को समय से पहले भंग करने का निर्णय नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में, तो आप जान लीजिए अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मूल सिद्धांत शक्ति पृथक्करण है। इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस तरह कार्यपालिका विधायिका से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, यानी समस्त कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है और कार्यपालिका अपनी अवधि तथा शक्तियों आदि के विषय में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है तथा मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। इसके अलावा दोस्तों, अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान दलगत विवादों से मुक्त रहता है, उसकी कालावधि निश्चित होती है और सरकार में स्थायित्व होता है। साथ ही साथ अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान अपने मंत्रिमंडल में पूरे देश से योग्यतम व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। उसकी पसंद संसदीय प्रणाली की भांति केवल विधानमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों तक सीमित नहीं होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है, किस आधार पर? तो सही उत्तर विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों का जो वर्गीकरण है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ पर पाया जाता है, जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी संसदीय व्यवस्था शक्तियों के संयुक्तिकरण सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है और कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है और कार्यपालिका के स्वतंत्र कार्य क्षेत्र के कारण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संकट काल के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है, आपको बताना है। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। उपर्युक्त सभी, तो ये सभी चारों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो विशेषताएं होती हैं, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। वास्तविक और संवैधानिक कार्यपालिका अध्यक्ष में कोई अंतर नहीं होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्री राष्ट्रपति के समकक्ष नहीं होते हैं। उनकी नियुक्ति और पदच्युत में राष्ट्रपति स्वतंत्र है और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुरूप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से संबंधित नहीं है। जो राष्ट्रपति है वह व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का प्रयोग किया था? ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टर बेजहार्ट या मेडिसन। तो सही उत्तर वाल्टर बेजहार्ट। दोस्तों, अध्यक्षात्मक प्रणाली शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर बेजहार्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में किया था। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आपको बताना है क्या विशेषता होती है? तो सही उत्तर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष और मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। कोई शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों पर आधारित है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें कार्यपालिका अध्यक्ष और मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष वास्तविक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान होता है किसका? तो आप जानते भी हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों कहा जाता है। भारत और ब्रिटेन जैसे संसदीय व्यवस्था वाले राज्यों में राष्ट्रपति या राजा राज्याध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में एक ही व्यक्ति यानी राष्ट्रपति राज्य का प्रधान और शासन का प्रधान दोनों होता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक और विशेषता है कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है और वो उसका विघटन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं किसके प्रति? तो सही उत्तर राष्ट्रपति के प्रति।
दोस्तों, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति ही अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें जब चाहे पदच्युत कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसमें अध्यक्षात्मक सरकार या अध्यक्षात्मक शासन है? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में और फ्रांस में। तो आप सभी जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। अमेरिका विश्व का पहला देश है जहां इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई, जो आगे चलकर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हुई, और विश्व में सबसे पहले अमेरिका में लिखित संविधान की व्यवस्था की गई। इसके अलावा ब्रिटेन को संसदीय शासन व्यवस्था की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन का विकास परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर हुआ, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को विकसित संविधान कहा जाता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, यानी समस्त कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती वो है क्या? आपको बताना है संसदीय सरकार किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती। तो ऑप्शन है लिखित संविधान, कठोर संविधान, राजनीतिक दल या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो सही उत्तर राजनीतिक दल के अभाव में। दोस्तों, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का आधारभूत महत्व है। राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी ही राजनीतिक चेतना के केंद्र होते हैं। संसदीय सरकार में संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक दलों के आसपास घूमती है और संसदीय निर्वाचन में भाग लेना, बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाना और अपनी नीतियों को कार्यान्वित करना राजनीतिक दलों का ही कार्य है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? तो सही उत्तर है संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों, कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था में, और मंत्री लोग कार्यपालिका से संबंधित कार्यों के साथ व्यवस्थापिका के कार्य यानी विधान निर्माण में भी भाग लेते हैं। इस दौरान उन्हें अपने कार्यकारिणी से संबंधित कार्यों के लिए विधानमंडल में उत्तर देना पड़ता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में मुख्यतः कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को है पूर्ण शक्ति, सीमित शक्ति, नाम मात्र की शक्ति या कोई शक्ति नहीं। तो सही उत्तर नाम मात्र की शक्ति। याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली में राज्य का प्रधान यानी हेड ऑफ स्टेट तथा सरकार का प्रधान यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग होता है। संसदीय स्वरूप में राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, किंतु ये सिर्फ संवैधानिक प्रधान होता है और उसे नाम मात्र की शक्ति मिलती है। सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है और वही राज्य की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग भी करता है। अगला प्रश्न है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें होती हैं। दोस्तों, संघात्मक सरकार में या संघात्मक संविधान में जो लक्षण पाए जाते हैं उसमें शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संविधान की कठोरता, केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। संघात्मक संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है, जो बहुत जरूरी है। संविधान सर्वोच्च होता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का स्रोत संविधान है। संविधान इनके अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है। इन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अपने सभी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर करना होता है। लिखित संविधान जो है, संघात्मक संविधान आवश्यक रूप से लिखित संविधान होता है और संविधान के लिखित होने से केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें अपने अधिकारों का स्पष्ट ज्ञान रखती हैं और अपने दायरे में कार्य करती हैं। इसके अलावा संघात्मक जो शासन है उसमें जो संविधान है, कठोर संविधान होता है, उसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। और एक और महत्वपूर्ण तत्व, संघात्मक सरकार जो होती है उसमें केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं। केंद्र सरकार को पूरे देश पर प्राधिकार होता है, जबकि राज्य सरकार का अपने राज्य के भीतर शासन का संचालन करती है।
साथ ही न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। और ये विभाजन जो है, न्यायपालिका का विभाजन जो है लिखित संविधान द्वारा किया जाता है। इस शक्ति विभाजन को बनाए रखना आवश्यक है ताकि ये सरकारें एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न कर सकें। इस लिखित संविधान के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था की आवश्यकता होती है। संघीय संविधान में ये कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है। और आप जान लीजिए, संघात्मक संविधान के इस वर्णन में आवश्यक तत्व में जो चीज़ें हैं ये भारतीय संविधान में विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो सही उत्तर विधायिका कार्यपालिका संबंध। दोस्तों, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का जो आधार है वो कार्यपालिका और विधायिका का संबंध है। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, न उसे विधानमंडल अपने पद से हटा ही सकती है। अगला प्रश्न है, कौन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? आपको बताना है। इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कार्यपालिका का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है, उक्त में से कोई नहीं। तो दोहरी कार्यपालिका होती है, ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। दोहरी कार्यपालिका नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका ये अध्यक्षात्मक शासन की नहीं बल्कि संसदीय शासन में व्यवस्था ये होती है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में कार्यपालिका का विभाजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है? आपको बताना है। तो द्विसदनवाद जो है ये संघात्मक व्यवस्था की अनिवार्य विशेषता है। दोस्तों, शासन सत्ता के मुख्य केंद्र में व्यवस्थापिका का द्विसदनी होना आधुनिक संघात्मक राज्यों की मुख्य विशेषता है। इसे संघ की व्यवस्थापिका में द्वितीय और उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और इस सदन के सदस्य केंद्र में अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और विधि निर्माण में संबंधित राज्य के हित का ध्यान रखते हैं। अमेरिका में सीनेट, भारत में राज्यसभा व्यवस्थापिका में संघात्मक शासन के लक्षण हैं। और द्विसदनवाद संघात्मक शासन प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है। इसके अलावा एक पूर्ण विकसित संघात्मक शासन प्रणाली की मुख्य जो विशेषताएं होती हैं उनमें देखिए, संविधान की सर्वोच्चता, संघीय सरकार और संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण या विभाजन, संघ तथा इकाइयों के मध्य विवादों के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायिक सत्ता और नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए द्विसदनी व्यवस्था ये जो है आप जान लीजिए संघात्मक शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोहरा शासन दोस्तों आप जान लीजिए संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। संघीय व्यवस्था केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के रूप में दोहरी शासन पद्धति की व्यवस्था करती है। और संविधान के वे उपबंध जो संघीय व्यवस्था से संबंध रखते हैं उनमें राज्य सरकारों की सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप जान लीजिए संघात्मक संविधान के अंतर्गत दो प्रकार के सरकारों की स्थापना की जा सकती है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। अमेरिका की सरकार अध्यक्षात्मक है, वहाँ का राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, यानी समस्त कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, परिसंघात्मक तथा एकात्मक। एकात्मक संविधान वह है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः केंद्रीय सरकार में होती हैं। परिसंघात्मक सरकार वो है जिसमें शक्तियों का केंद्र और राज्यों में विभाजन होता है और इसमें दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है? ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान और औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। तो दोस्तों एकात्मक संविधान का जो विशेषता का समर्थन औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति नहीं करते हैं। भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है।
अमेरिका में सरकार का स्वरूप अध्यक्षात्मक है। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री है। तो इस तरह मात्र औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता। भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन करने वाले जो प्रावधान हैं वो अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य सूची पर संघ द्वारा कानून बनाने की शक्ति है। दोस्तों, अनुच्छेद 53 द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति को राष्ट्रपति में निहित की गई है, लेकिन अनुच्छेद 74 में ये स्पष्ट किया गया है कि वो उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से ही करेगा। और अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख करता है, जिसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों से संबंधित होगा जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति है। सामान्यतः कार्यपालिका शक्ति का उन राजकीय कार्यों से तात्पर्य है जो विधायी और न्यायिक कार्यों से को निकालने के पश्चात शेष बचते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता एकात्मक शासन की नहीं है? ऑप्शन है प्रशासनिक एकता, प्रशासनिक शक्ति संपन्नता, राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में समन्वय। तो सही उत्तर राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में समन्वय ये एकात्मक शासन की विशेषता नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि एकात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन का समन्वय गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ही संघीय शासन व्यवस्था को उपयोगी माना जाता है। और एकात्मक शासन के बारे में कहा जाता है कि केंद्रीय सत्ता में रक्त की अधिकता है और स्थानीय संस्थाएं रक्त के अभाव से पीड़ित हैं। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में की है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्ट्रांग। दोस्तों, आप जान लीजिए कि CF स्ट्रांग के अनुसार एकात्मक राज्य वह है जो एक केंद्रीय सरकार के अधीन संगठित होता है और केंद्रीय सरकार अपने अंगों को विशेष शक्ति प्रदान करने वाले किसी भी कानून द्वारा आरोपित प्रतिबंधों से मुक्त होने के नाते समग्र राजनीतिक संगठन पर सर्वोच्च होती है। फाइनर का कहना है कि एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन सत्ता और शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा और उसके अधिकारी समस्त क्षेत्र पर कानूनन सर्वशक्तिमान होते हैं। डायसी का कहना है एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। अगला प्रश्न है, एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन है शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दोहरी नागरिकता या फिर अस्थायित्व। तो सही उत्तर एकात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण शक्तियों का केंद्रीकरण है। शक्तियों का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण ये एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली का क्रमशः लक्षण है। डायसी के अनुसार एक केंद्रीय सत्ता के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन प्रणाली में एक केंद्रीय सत्ता सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है और अन्य अभिकरण अपनी शक्ति के लिए उस केंद्रीय सत्ता पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व या फिर विधायिका और कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। तो याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका औपचारिक या संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष औपचारिक और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है जो उसका नेतृत्व करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका और कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण ये संसदीय शासन व्यवस्था की नहीं बल्कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता और शक्ति एक केंद्र में निहित हो और जिसके प्रतिनिधि और जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो, वो मानी जाती है किस रूप में? तो सही उत्तर है एकात्मक सरकार के रूप में। दोस्तों, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्तियां संविधान द्वारा एक केंद्रीय सरकार में निहित की जाती हैं और शक्ति के प्रयोग में केंद्रीय सरकार सर्वोपरि होती है। प्रादेशिक सरकारें और स्थानीय सरकारें प्रशासनिक कुशलता के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाती हैं, जो इन्हें आवश्यक सत्ता प्रदान करती है और इन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है।
अगला प्रश्न है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये कथन डायसी का है। A.B. डायसी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट की कानून निर्माण की शक्ति को देखते हुए ये कथन कहा था। अगला प्रश्न है, कौन एक एकात्मक राज्य है? USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया या यूके? तो सही उत्तर यूके। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में जो है एकात्मक राज्य है। और आप जान लीजिए कि राज्यों का संघ भारत एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है और संसदीय सरकार के संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ संघात्मक भी है। भारतीय संविधान में विधायी शक्तियां संसद और राज्य विधानसभाओं में विभाजित की गई हैं और शेष शक्तियां संसद को प्राप्त हैं। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल संघीय शक्ति विभाजन पर आधारित संवैधानिक प्रजातंत्र है और अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अगला प्रश्न है, परायपन की संकल्पना मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो सही उत्तर है, परायपन की संकल्पना मार्क्स के शुरुआती कृति द इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में दिया है। इस संकल्पना के तहत मार्क्स ने इस बात पर बल दिया है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य में अपनापन नहीं रह जाता, वो प्रकृति से, समाज से, यहाँ तक कि अपने आप से भी पराया हो जाता है। और मार्क्स के अनुसार मनुष्य के अपनेपन की प्राप्ति के लिए पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड, जापान, चीन और फ्रांस, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि चीन तथा फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि आप देखिए इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अन्य विकल्प जो हैं वो आपके सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत, कनाडा, फ्रांस और इंग्लैंड। तो सही उत्तर है फ्रांस। आप जान लीजिए कि फ्रांस में दोस्तों अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणालियों का मिश्रण पाया जाता है। और आप जान लीजिए कि 1958 में फ्रांस के पंचम गणतंत्र का संविधान कार्यपालिका के स्थायित्व की व्यवस्था अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अनुरूप करने के उद्देश्य से प्रेरित रहा और इस संविधान में दो विरोधी सिद्धांत स्थायित्व और उत्तरदायित्व को मिलाने का प्रयास किया गया है और ये अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली का मिश्रण है जिसे फ्रांस के लेखक प्रेसिडेंशियलिस्ट व्यवस्था कहकर पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है? तो सही उत्तर C.F. स्ट्रांग का। किसी भी देश का संविधान वहाँ की राजनीतिक प्रक्रिया के लिए वैध ढांचा प्रस्तुत करता है और स्ट्रांग ने संविधान का लक्ष्य स्वीकार करते हुए कहा है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा अपितु एक प्रकार की अराजकता होगी। ये कथन किसका है? तो ये जेलिनेक का कथन है। एक अच्छे संविधान की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए जेलिनेक का कहना है कि संविधान विहीन राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने तुलनात्मक राजनीति तथा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।